हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अजय सर का गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बायो के कुछ सेक्शन को लेकर के हम आए हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसको। ये जो टॉपिक होगा आपके सामने, ये टॉपिक बिल्कुल ऑलरेडी दिख रहा होगा बोर्ड पे। ये जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग समझिए कि ये टॉपिक एग्जाम के अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ आ रही है? आप लोग देखते हैं कि पाचन से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रश्न आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, जीडी का हो, किसी भी बिहार पुलिस या फिर किसी भी स्टेट पुलिस का हो, या हमारे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो उसमें हो। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोग सलाइवा का नाम सुने होंगे, ठीक, दांत का नाम सुने होंगे, स्टार्च माल्टोस का आप लोग नाम सुने होंगे, आमाशय का नाम सुने होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, इन सभी चीज के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो बाबू ये सब के सब टॉपिक डाइजेशन वाले हमारे चैप्टर में इंक्लूड है और इन सभी टॉपिक पर हम लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे। बात समझ रही है? और आप लोग हम जो बात बताए हैं आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद से विचार करो। ये विचार करने का ये सब्जेक्ट है, ये समझने का ये विषय है कि जो हम लोग भोजन करते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये मानव शरीर में इसका पाचन होता है, मानव शरीर में इसका डाइजेशन होता है। तो जब ये मानव शरीर में जब डाइजेशन होता है, ये कहां पर होता है, कहां से स्टार्टिंग होता है, कहां पर जाकर के लास्ट होता है, मनुष्य को एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, किस प्रकार से हमारे शरीर में ये एनर्जी को बनाता है, ये सभी चीजों को लेकर के हम लोग इस पर बात करेंगे। और ये सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है, हमें थकान महसूस होता है, हमें काम करने की क्षमता नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये टॉपिक है डाइजेशन, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इस टॉपिक में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों का मन में चल रहा होगा कि सर डाइजेशन किसको कहते हैं, स्टार्टिंग कहां से होता है, और स्टार्टिंग जिस ऑर्गन में होता है उसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उस भोजन की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि डाइजेशन में जो उसको कि हम लोग दोस्तों कहते हैं कि पाचन, जो पाचन होता है, तो पाचन कहने का मतलब यही हुआ कि जो भी खाद्य पदार्थों का, जो भी भोजन का हम लोग जब सेवन करते हैं और उस भोजन का अन्वेषण मानव शरीर के जिस जिस ऑर्गन में होता है, मनुष्य के शरीर के जो जिस जिस अंग में होता है, उन सभी अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करता है, एक सिस्टम का निर्माण करता है डाइजेशन में, जिसको कि हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सर हम लोग जो पाचन की जो बात जो कर रहे हैं, मानव शरीर में सबसे पहले जो भोजन पाचन की जो प्रारंभिक क्रिया जो शुरू होती है, स्टार्ट होती है, वो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? माउथ से होती है, यानी कि मुंह से होती है। आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि जब भी मानव शरीर में भोजन की पाचन प्रक्रिया जब स्टार्ट होता है तो यह मानव शरीर में भोजन पाचन की प्रारंभिक क्रिया कहां से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि मनुष्य का जो मुंह है, बिल्कुल हम लाइन से हम पढ़ो, आराम से पढ़ो, याद करते चलो एकदम। जो मानव शरीर के जो माउथ जो फर्स्ट पार्ट है, जहां से भोजन पाचन की प्रारंभिक क्रिया शुरू हो जाती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है कि मानव शरीर में भोजन पाचन की प्रारंभिक क्रिया कहां से शुरू होती है। तो एक लाइन में जवाब देना, वो पाचन की प्रारंभिक जो क्रिया जो होती है मनुष्य के मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो बाबू मनुष्य के मुंह में पाई जाती है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। बाबू जो ये लार ग्रंथि जो होता है ना, इस लार ग्रंथि से निकलता है लार, सलाइवा निकलता है, समझिएगा। इस लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार निकलेगा, यानी कि इस लार ग्रंथि से लार निकलता है, सलाइवा निकलता है। इस लार का काम होता है कि भोजन में जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को ये क्या कर देता है कि माल्टोज में बदलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, माल्टोज में बदलता है। हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जो लार ग्रंथि है, जो सैलिवरी ग्लैंड है, उस सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, यानी कि लार निकला। इस लार में जो एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। क्या नाम याद रखोगे? टाइलिन। लार में पाई जाने वाली पाचक एंजाइम का नाम क्या याद रखोगे? टाइलिन याद रखोगे। बाबू इस टाइलिन का जो वर्क होता है कि भोजन में मौजूद स्टार्च को ये माल्टोज में बदलता है। अब तुम लोग सोचो कि ये स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा है। कौन माल्टोज में बदल रहा है? टाइलिन बदल रहा है। तो मनुष्य के शरीर में भोजन को जो डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस हुआ, मनुष्य के शरीर में भोजन पचाने का जो क्रिया जो हुआ, वो शुरू कहां से हो गया? मुंह से शुरू हो गया। इसलिए भी हम लोगों ने पढ़ा कि मानव शरीर में भोजन पाचन की प्रारंभिक क्रिया कहां से शुरू होती है? मुंह से। क्यों भाई? क्योंकि मुंह में पाई जाती है लार ग्रंथि, जिसको कि हम लोग सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। इस सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा पाया जाता है, यानी कि लार पाया जाता है। उस लार के अंदर में एक पाचक एंजाइम होती है, जिस पाचक एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। बाबू टाइलिन का फंक्शन क्या होता है? तो टाइलिन का फंक्शन होता है कि जो भोजन में स्टार्च होता है, उस स्टार्च को ये माल्टोज में बदल देता है। ये स्टार्च किससे बदलता है? माल्टोज में बदलता है। तो तुम लोग समझते हो कि जो फूड का जो प्रोसेस हुआ, हम लोगों के फूड का, भोजन का जो प्रोसेस जो हुआ, वो चेंज हो गया, स्टार्च से माल्टोज में बदल गया। तो ये प्रोसेस हम लोगों का माउथ से शुरू हो जाता है। अब तुम लोग देखते हो कि मनुष्य के मुंह में एक प्रकार की एंजाइम पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। ये जीवाणु नाशक एंजाइम होती है, इसे लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। ये जीवाणु नाशक होती है। आप लोग सुने होंगे कि भाई अगर हम लोगों का माउथ ओपन रहता है, माउथ खुला रहता है, तो कोई भी अगर बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो प्रवेश करता है, तो सलाइवा के अंदर में लाइसोजाइम जीवाणु नाशक ये एंजाइम होती है, उन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी कि पैथोजेंस को, या फिर उस हानिकारक बैक्टीरिया को, वायरस को ये क्या कर देता है? माउथ के अंदर में उसे डेड कर देता है, मृत कर देता है। तो जीवाणु नाशक इसमें एंजाइम का नाम क्या पड़ गया? लाइसोजाइम पड़ा। आप लोग ये भी बात को जरूर आप लोग सुने होंगे कि रात में अगर कोई व्यक्ति सोता है, जो खराटे लेता है, खराटे लेते समय उसका माउथ ओपन हो जाता है, तो जब माउथ उसका ओपन होता है, तो दोस्तों जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, वो सलाइवा सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि वो व्यक्ति नाक से सांस न लेकर के वो मुंह से सांस लेने लगता है। खराटे में व्यक्ति नाक से सांस नहीं ले पाता है, ज्यादा मुंह से सांस लेता है, और मुंह के अंदर में सैलिवरी ग्लैंड से, यानी कि लार ग्रंथि से जो सलाइवा जो बन रहा होता है, वो सूख जाता है। तो वैसे स्थिति में उस व्यक्ति के जो लार ग्रंथियां जो होती है, वो डैमेज होने का समस्या बड़ा रहता है। उस लार ग्रंथि को खराब होने की मतलब की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो कभी भी आप रात में सो तो मुंह को बंद करके ही सोना चाहिए, ताकि ये सैलिवरी ग्लैंड माउथ के अंदर में बिल्कुल, यानी कि प्रॉपर तरीके से स्टोर रहना चाहिए। हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर कि जो लार का जो पीएच वैल्यू होता है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है कि लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो लार का पीएच वैल्यू लगभग 7.6 होता है, जो कि ये ऑलरेडी बेसिक होता है। आप लोग समझ रहे हैं, ये क्षारीय होता है। आप लोग अम्लीय और क्षारीय तो आप लोग जान ही रहे होंगे, क्योंकि अम्लीय क्षारीय तो सबको जानता है। मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि जो 7 है, जिसका पीएच वैल्यू 7 है, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है, ये तो उदासीन है।
लेकिन जिसका पीएच वैल्यू 7 से अगर ज्यादा होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, तो 7 से ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो हम लोगों का बेसिक बनता है, यानी कि वो हम लोगों का क्षारीय होता है। लेकिन जिसका पीएच वैल्यू 7 से अगर कम है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, तो ये एसिडिक हो जाता है, जिसके कि हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अब यहाँ पर एक बार माइंड कर लो, एक बार सभी लोग समझ लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों अभी मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसको बोलते हैं, तो मानव शरीर में भोजन के पाचन करने में शरीर का जो जो अंग भाग लेता है, जो जो अंग डाइजेशन में सहायता करता है, उन सभी अंगों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जो कि मनुष्य में पाचन की प्रारंभिक क्रिया शुरू कहां से हुआ, माउथ से हुआ। माउथ में कौन सी ग्रंथि पाई गई, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है। लार में कौन सी एंजाइम होती है, टाइलिन होती है। मतलब याद करो, लाइन से सीक्वेंस से पढ़ो, टाइलिन होती है। टाइलिन का काम क्या होता है भाई, तो जो भी हम लोग भोजन को च्युइंग करते हैं, जब भी हम लोग भोजन को खाते हैं, जब हम भोजन को जब चबाते हैं, तो ये लार क्या होता है कि भोजन में मिक्स हो जाता है। ये लार भोजन के अंदर में मिश्रित हो जाता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं, आप लोग कल्पना किए होंगे, जब बाबू तुम लोग रोटी को जब च्युइंग करते हो, रोटी को जब तुम दांतों से जब उतरते हो, जब चबाते हो, तो जीभ से हम लोग क्या करते हैं, उस रोटी को माउथ के अंदर घुमाते रहते हैं। उसके अंदर में सलाइवा मिल जाता है, लार मिल जाता है। जब सलाइवा मिल जाता है तो लुगदी बन जाता है, वो चिकना सा हो जाता है, जिसको कि भोजन को निगलने में ग्रास नली के माध्यम से भोजन को निगलने में वो क्या करता है, मदद करता है, और आसानी से भोजन क्या होता है, वो सरक जाता है। तो वही पर प्रोसेस जो होता है, वो लार में टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलने लगता है। अब ये हमने बताया कि बाबू इसमें एक लाइसोजाइम एंजाइम होती है, जीवाणुनाशक एंजाइम होता है। हम लोगों का माउथ ओपन रहता है, हम लोग बोलते हैं या फिर हम लोग कुछ खाते पीते हैं, तो उस समय वैसी स्थिति में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस, वो क्या होता है कि उस एयर के माध्यम से हमारे माउथ के अंदर में प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश करता है तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है उसे क्या कर देता है, वो डैमेज कर देता है। अब देखा जाए किस लार का पीएच वैल्यू कितना होगा, 7.6 होगा, यानी क्या होगा, क्षारीय होगा। आप लोगों की पूरा का पूरा बात समझ में आ गया, कंप्लीट, बिल्कुल आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट और चलते हैं। अब देखा जाए, हमने भी लार की बात कर रहा था, तो मनुष्य के मुंह में देखा जाए तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोग माइंड करो, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सी होती है, तो हम लोग एक वाले को कहते हैं पैरिटोड, ध्यान में रखोगे, पैरिटोड। दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं मैंडिबुलर, मैंडिबुलर। और तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। ठीक है, चलो देखो मैं रिपीट करता हूं, यानी कि मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हो गई, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। पहली लार ग्रंथि का नाम क्या बताओगे, पैरिटोड। दूसरी का नाम क्या बताओगे, मैंडिबुलर। तीसरी का नाम क्या बताओगे, सब मैंडिबुलर। 3 जोड़ी कहने का मतलब कि बाबू 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब कि ये माउथ के, जीभ के, हमारे माउथ के दोनों साइड में 3 एक साइड में और 3 एक साइड में होता है। ध्यान रखोगे, 3 मतलब कि सैलिवरी ग्लैंड एक साइड में होती है और 3 सैलिवरी ग्लैंड एक साइड में होती है। टोटल कितना हो गया, 6। लेकिन 6 का नाम क्या पड़ेगा, तो पैरिटोड, मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर। अगर आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे जो बड़ी जो लार ग्रंथि होती है उसका नाम बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो जो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि जो होती है, उस सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या होता है, पैरिटोड होता है। ध्यान में रखना, सबसे जो बड़ी जो लार ग्रंथि होती है, वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या होता है, पैरिटोड होता है। पैरिटोड जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है।
तो इन सभी सैलिवरी ग्लैंड होता है मनुष्य के मुख में, जहां से कि सलाइवा निकलता है। ये सब वर्क टोटल ह्यूमन बॉडी के माउथ के अंदर में क्लियर होता है। आप लोगों को ये पूरा का पूरा बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि भाई आखिर भोजन की पाचन क्रिया माउथ से ही ये क्यों शुरू हो रही है, माउथ से ही बिल्कुल ये क्यों क्लियर हो रहा है। तो इसमें टोटल चीज को लेकर के हम लोग बात कर लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, तब तक ये आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, आप लोग नोट्स भी कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग अपने नेक्स्ट अब पॉइंट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि जो हम लोग भोजन को जब च्यूइंग कर रहे थे, तो दोस्तों उस भोजन को च्यूइंग करने में कौन मदद कर रहा था? विचार कीजिएगा, टीथ मदद कर रहा था, यानी कि दांत मदद कर रहा था, टूथ था। ये दांतों के मदद से, किसके मदद से? दांतों की मदद से हमारा भोजन जो हो रहा था वो बिल्कुल क्या हो रहा था? छोटा छोटा हो रहा था। अगर तुम लोग सोचो, विचार करो कि अगर ये दांत मनुष्य के मुख में अगर नहीं रहता तो क्या हम लोग भोजन को चबा पाते? नहीं चबा पाते। अगर भोजन को जब नहीं चबाते तो उसमें प्रॉपर तरीके से सलाइवा नहीं मिक्स हो पाता, उसमें प्रॉपर तरीके से सलाइवा नहीं मिल पाता। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का जो काम जो करता है वो कौन करता है? दांत करता है। थोड़ा सा हम लोग दांत के बारे में पढ़ लें, फिर मैं आप लोगों को टोंग यानी कि मैं जीभ के बारे में पढ़ाऊंगा, जहां से टेस्ट बर्ड का नाम पूछता है, स्वेद ग्रंथियां पूछता है कि तीखा का मतलब टेस्ट जीभ के कौन से भाग में होता है, मीठा का जीभ के कौन से भाग में होता है, कड़वा कहां पर होता है, नमकीन कहां। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बहुत एक लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल मैं टॉपिक से मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इसको मैं एक सीरीज से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को लाइन से क्लियर होते चले, सब कुछ बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम लोग माउथ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, मैं लार्ज इंटेस्टाइन तक लेकर के मैं चलूंगा और आप लोगों को पूरे मैं बात को लेकर के मैं इसमें चर्चा करूंगा, जिसमें कि पहले मैं बता दिया हूं कि इसमें इंक्लूड है लिवर, पैंक्रियाज, बाइल जिसे डक्ट कहा जाता है, स्टमक है, ये टोटल चीज इसमें इंक्लूड हम किए हैं और इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि एक हम लोगों का डाइजेशन का एक कंप्लीट एक हम लोगों का वीडियो बन जाए। ठीक है, ध्यान दो। हम लोग कहते हैं कि टीथ यानी कि दांत, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाने का थोड़ा सा मैं प्रयास में कर रहा हूं, देखते हैं डायग्राम तो बनना चाहिए थोड़ा सा इस रूट कैनाल के माध्यम से। देखिए ये क्या होता है कि आप लोग चपटा दांत देखते हैं जो पीछे का होता है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ऊपर में ये हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है यहाँ पे हल्का सा, और बाबू इस वाले एरिया को हम लोग रूट कहते हैं। ये रूट है, रूट मतलब जड़, कहा जाता है ना कि जड़ें मजबूत होनी चाहिए, अगर जड़ मजबूत अगर नहीं है तो जल्दी से गिर जाता है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो दांत हो, बात बिल्कुल हम कंप्लीट होनी चाहिए। तो रूट मजबूत होना चाहिए, ये रूट है। और आप लोग देखे होंगे कि इस रूट का इतना जो एरिया जो बचा हुआ है ये बिल्कुल ऊपर रहता है। ये दांत का मान के चलो कितना एरिया हम ले लेते हैं, ये बिल्कुल एरिया ये ऊपर में होता है, और इतना एरिया जो होता है ये मसूड़े के अंदर में लगा रहता है। तुम बिल्कुल बारीकी से समझो, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं और आप लोग बिल्कुल इसको आराम से समझते चलना। बाबू ये दांत का रूट है, ये इतना एरिया जो है मसूड़े के अंदर में लगा हुआ है। तो जो दांत बाबू मसूड़े के अंदर में रहता है उस दांत को कहा जाता है थीकोडोंट। याद रखना, हम एक लाइन में जब याद रखना, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दांत मसूड़े के अंदर लगा हुआ है, मतलब कि टोटल एरिया यहां से लेकर के यहां तक का ये टोटल एरिया, इस टोटल एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? थीकोडोंट। कहा है भाई? क्योंकि ये मसूड़ा के अंदर में धंसा होता है। बात तो क्लियर है, लेकिन इस थीकोडोंट में इस दांत का ये क्या हो गया? रूट हो गया, जड़ हो गया, जो मसूड़े से लगा होता है, जो मसूड़े के जबड़े को पकड़ करके रखता है, जो मसूड़े के जबड़े को बिल्कुल ये मतलब कि जकड़ के रखता है, जिससे कि दांत गिर ना पाए। और बाबू ये जो एरिया जो देख रहे हो ना, थोड़ा सा ये एरिया देखो, इस एरिया में लिक्विड होता है, इस एरिया में द्रव होता है। इस द्रव को हम लोग पल्प कहते हैं। इस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्प। मैं आपको ऐसा चीज बता रहा हूं
आपको बहुत कम मिलेगा, ध्यान रखना। हम लोग एक एक चीज को हम लोग क्लियर कर रहे हैं ना। अभी मैं आपको माउथ के बारे में क्लियर करा, सैलिवरी ग्लैंड की टोटल बारे में बताया क्या चीज होता है। आप देखो दांत जहां से भोजन को कुतर रहा है मैं उसकी चर्चा करूंगा, फिर वहां से भोजन जब नीचे चलेगा तो मैं ग्रास नली और स्टमक की मैं बात में करूंगा। आप लोग आराम से पढ़ो। तो यहाँ पर ये पल्प होता है। कोई पूछेगा दांत में पल्प क्या है, तो बताना कि दांत में पल्प जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। दांत का थिकोडोंट क्या है, तो दांत का थिकोडोंट वो भाग होता है जो मसूड़े के अंदर में लगा होता है, जो मसूड़े के अंदर में धंसा होता है। और दांत का सबसे निचला जो कंडीशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रूट बोलते हैं। अब देखो हम लोग पॉइंट थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे दांत का तो मैंने बना करके स्ट्रक्चर का आप लोगों को मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग ये कहेंगे कि दांत का अगर देखा जाए, अगर एक हम लोग संरचना के माध्यम से अगर हम लोग समझेंगे तो मनुष्य में, अब पॉइंट को समझोगे, मनुष्य में 2 बार जो दांत जन्म लेता है, कितने बार, 2 बार। आप लोगों को प्रश्न का जवाब मिल गया होगा या फिर आप लोग याद किए होंगे, पढ़े होंगे कि मनुष्य में जो दांत 2 बार जन्म लेता है उस 2 बार जन्म लेने वाले दांतों की संख्या कितना होता है, 20 होता है। एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार नहीं एग्जाम में कई बार पूछा है कि मनुष्य में 2 बार जन्म लेने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होता है। हमारे मुंह में 20 ऐसे दांत होते हैं जो कितने बार जन्म लेते हैं, तो वो 2 बार जन्म लेते हैं। क्लियर है। चलो मनुष्य में 2 बार जन्म लेने दांतों से कितना होता है, वो 20 होता है। दांत का जो सबसे ऊपरी चमकीला जो परत होता है, जो आपको व्हाइट दिखाई पड़ता है, दांत का ऊपरी जो चमकीला जो परत जो होता है, जो व्हाइट होता है, जो कठोर होता है, जो चमकीला होता है, उस पार्ट्स को बाबू हम लोग कहते हैं एनामिल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनामिल कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखना, दांत के ऊपरी चमकीले कठोर भाग को क्या बोलते हैं, एनामिल कहते हैं। अब तुम सोचो कि ये दांत इतना हार्ड होता है, दांत इतना कठोर होता है, दांत इतना मजबूत होता है, किसके कारण, तो सबको पता होना चाहिए कि इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के चलते, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के चलते ये दांत क्या होता है, मजबूत होता है। तो दांतों की मजबूती कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के चलते होता है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इस बात को भी लेकर के समझ रहे हैं कि भाई ये दांत की जो मजबूती हो रही है, दांत का जो स्ट्रॉन्गिलिटी जो हो रही है, ये किस भाग से हो रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोग इस चीज को देखेंगे कि दांत को अगर तोड़ा जाए, दांत को अगर बीच से अगर काटा जाए, तो दांत के अंदर में एक पतली परत होती है। क्वेश्चन पूछता है कि दांत के अंदर में पाई जाने वाली पतली परत को क्या कहते हैं, तो दांत के अंदर में पाई जाने वाली पतली परत को हम लोग, जो पतली जो परत जो होती है, उस पतली परत को बाबू डेंटाइन कहा जाता है। याद रखना, उसे क्या बोलेंगे, डेंटाइन। दांत के अंदर पाई जाने वाली पतली परत को क्या कहोगे, डेंटाइन। दांत की मजबूती किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य में 2 बार दांत जन्म की संख्या कितनी होती है, 20 होता है। दांत के में अंदर में जो द्रव रहता है उसको क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। जो दांत मसूड़े के अंदर में लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, थिकोडोंट कहते हैं। और जो दांत 2 बार जन्म लेता है उस दांत को डाइफोडोंट कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना, उस दांत को हम लोग कहते हैं डाइफोडोंट, डाइफोडोंट कहा जाता है। जो दांत 2 बार जन्म लेता है ना, जिसकी संख्या 20 है, उसको डाइफोडोंट कहा जाता है। डाइफोडोंट, थिकोडोंट, डेंटाइन और एनामिल। इसको तो माइंड में सेट करो कि एनामिल क्या है, डेंटाइन क्या है, थिकोडोंट क्या है और ये हमारा डाइफोडोंट क्या है। इन सभी चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है। चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कैविटी की बात हम लोग कर लेते हैं। दांत खराब हो जाता है, दांत में कैविटी हो जाती है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या वर्क होता है, ऐसा किस प्रकार की समस्याएं हमको देखने को मिलती है जो कि दांत में मतलब कि खराबी हो जाता है, दांत के अंदर में छिद्र हो जाता है, दांत वो डैमेज हो जाते हैं। देखो
हम लोग जब कोई भी पदार्थ जब खाते हैं, तो जब हम लोग खाते हैं कोई भी चीज को, तो क्या होता है कि बाबू दांत के ऊपर वाले भाग में जाकर के वो भोजन का कण जो होता है चिपक जाता है। ठीक है, तो वो भोजन का कण कहां चिपकेगा? जो गड्ढा वाला एरिया है, इस गड्ढे वाले एरिया पर आकर क्या होता है, वो चिपक जाता है। उसको अगर हम साफ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो जो भोजन जो होता है वो सड़ने लगता है, सड़ेगा, और सड़ने के बाद ऊपर का जो ये परत जो है उसको डैमेज करने लगेगा। जब डैमेज करेगा तो डैमेज करते करते क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, और वो कीड़े क्या करेंगे, वो कैल्शियम कार्बोनेट का परत, कैल्शियम फॉस्फेट का जो परत होता है उसको खाने लगते हैं, और खाते खाते बिल्कुल वो पल्प वाले एरिया में पहुंच जाते हैं कीड़ा। जब तुमको दांत के ऊपरी भाग में कीड़ा है, जब वो कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम फॉस्फेट को जब वो खा रहा है तो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो कीड़ा उस ऊपरी परत को छोड़ करके पल्प वाले एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर पल्प द्रव होता है, मांसल पार्ट्स होते हैं, सेंसिटिव इसमें हमारे नर्वस सिस्टम्स पाए जाते हैं, जब वहां पर जब कीड़ा जब पहुंचता है, जब उसको जब खाने लगता है, तब जाकर के मनुष्य को दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत असहनीय दर्द होना शुरू होगा। क्यों भाई? क्योंकि वो पल्प को अब खा रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम के तंत्र को उसमें डैमेज कर रहा है, तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये माथे में दर्द होगा, आपको लगेगा कि इसको में हम क्या, हम पूरा अजीब तरीके का पेश में होने लगता है। तो ये जो एरिया जो होता है पल्प में जब पहुंचता है कीड़ा, तो इसको पूरे दांत को ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। क्लियर है? आप लोगों को एक कंप्लीट दांत के बारे में आप लोगों को वीडियो मिला, लेकिन इसमें कुछ बाकी है। क्या बाकी है भाई? डेंटल फार्मूला बाकी है, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है डेंटल फार्मूला के बारे में कि इंसिजर क्या है, केनाइन क्या है, प्रीमोलर क्या होते हैं, मोलर किसको बोलते हैं, विजडम टूथ किसको कहते हैं, बुद्धि का दांत जिसको कि अकड़ का दांत कहा जाता है, वो हम लोग किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग माइंड करो, आप लोग समझो कि कुछ हम लोगों को लेवल तक मिल रहा है, कुछ हम लोगों को यहाँ पर हद तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग टॉपिक वाइज बात हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये सारे चीज को मैंने बताया, डाइफोडोंट, डेंटाइन, थ्रिकोडोंट, रूट क्या है, पल्प क्या होती है, कैविटी क्या होता है, दांत किस चीज का बड़ा होता है, इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं डेंटल फार्मूला की ओर, जिसको कि हम लोग दंत सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए डेंटल फार्मूला बाबू ने समझो, ध्यान दो। हम लोग कहते हैं दंत सूत्र, दंत सूत्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेंटल फार्मूला। अब डेंटिस्ट किसको कहा जाता है? डेंटिस्ट जो डॉक्टर दांत से इलाज, जो डॉक्टर दांत का इलाज करते हैं, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट दांत का डॉक्टर होता है, वैसे डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि डेंटिस्ट मतलब कि लोग किस चीज का मतलब कि देख करते हैं, किस चीज का इलाज करते हैं, तो वो लोग दांत से संबंधित होते हैं। तो ये डेंटल फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखोगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में, एक पुरुष में, वयस्क मनुष्य में संपूर्ण दांतों की संख्या कितनी होती है? संपूर्ण दांतों की जो संख्या जो होती है वो 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। सबको पता चला कि मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में, एक यंग मनुष्य में संपूर्ण दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होता है। लेकिन अभी मैंने चर्चा पीछे क्या किया था वीडियो में कि 2 बार जन्म लेने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इसको क्या कहते हैं? डाइफोडोंट कहते हैं। डाइफोडोंट मतलब कि 2 बार जन्म लेना, क्या चीज? दांत का, तो उसको डाइफोडोंट। लेकिन मनुष्य में संपूर्ण दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये 20 होता है। अब हम 32 होता है, सॉरी 32 होता है, संपूर्ण दांतों की संख्या 32 होता है। हम लोग डेंटल फार्मूला में अगर देखते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट्स आता है इंसिजर, INCISOR, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में लिखने का प्रयास में करूंगा, INCISOR, इंसिजर। ध्यान दीजिएगा, इंसिजर होता है, केनाइन होता है। क्या होता है भाई? केनाइन। PM से हम लोगों का होता है प्रीमोलर, याद रखोगे। IM से क्या होता है? मोलर होता है।
ध्यान रखो, हम लोग बोलते हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कि दांत के प्रकार कितने हो गए। तुमसे कोई पूछेगा कि मनुष्य में दांत के कितने प्रकार, तो क्या बताओगे, तो बताना होगा कि मनुष्य में दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। लेकिन दांतों की संपूर्ण संख्या कितनी होती है, तो 32 होता है। 2 बार जन्म लेने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होता है। तो ये 4 दांत का प्रकार का नाम देख लो, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। पीएम से हमने बताया है प्रीमोलर, और एम से मोलर, और सी से क्या हो गया, केनाइन, और आई से होता है इंसीजर। तो बाबू अगर देखा जाए तो ये आई से इंसीजर हुआ, तो 2 दांत ऊपर, 2 दांत नीचे, एक साइड में हमारे जबड़े 2 होते हैं, लोअर जा, अपर जा। अगर आप देखोगे तो माउथ के 2 भाग, माउथ के 2 मतलब पार्ट्स होते हैं, एक निचला जबड़ा, एक ऊपरा जबड़ा। आप लोग थोड़ा सा कल्पना करो, मैं थोड़ा सा बना करके मैं आप दिखा देता हूं। जैसे मान लो, 1 मिनट, हाँ देखिए, अब आप लोग देख रहे हो, ये मान कर चलो कि ये अपर जा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर जा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे लोअर जा के नाम से जाना जाता है। तो बाबू 2 दांत एक साइड, क्योंकि ऊपरी जबड़ा में 2 एक साइड होगा, 2 एक साइड होगा, फिर निचले जबड़े में 2 एक साइड होगा, 2 एक साइड होगा। तो इधर 2 दांत और इधर भी क्या हो गया, आपका 2 दांत, ठीक है, इंसीजर। केनाइन जो होता है ये 1/1 में होता है, मतलब कि एक दांत इधर, एक दांत इधर, नीचे भी एक दांत इधर, एक दांत इधर। आप लोग बिल्कुल देखते चलो फिगर में सब कुछ समझ में आएगा। चलो हम लोग प्री मोलर की बात करेंगे, तो प्री मोलर में 2/2 होता है, यानी कि फिर 2 दांत एक साइड, 2 दांत एक साइड, नीचे में भी 2 दांत एक साइड, 2 दांत एक साइड, ठीक है। अब चले हम लोग मोलर की ओर, तो मोलर में 3/3 होता है। आप ध्यान देना, यानी कि 3 दांत एक साइड और 3 दांत एक साइड नीचे, और फिर ऊपर में 3 दांत एक साइड और 3 दांत क्या हो गया, एक साइड। अब आप लोग काउंट कर सकते हो, ये जो हमने डायग्राम बनाकर बताया, आप लोग काउंट कर सकते हो कि टोटल दांत कितना हो गया। अगर ऐसे करना होगा तो हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं कि 2 1 3 3 2 5 और 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ध्यान रखोगे, यानी कि 8 ऊपर और 8 क्या हो गया, नीचे। हम लोग इसमें 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या कि दोनों साइड ना, ऊपर के दोनों साइड, ध्यान देना, ऊपर के इधर भी और इधर भी, नीचे के इधर भी इधर भी, दोनों साइड 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 16 दांत ऊपर और 16 दांत क्या हो गया, नीचे। तो टोटल ये दांतों की संख्या कितना हो गया, कंप्लीट आपका 32 हो गया, ठीक है। हम लोग इस डेंटल फॉर्मूला के माध्यम से जान गए कि संपूर्ण दांतों की संख्या 32 कैसे हुआ, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर ये केवल पूछा जाए, ये केवल पूछा जाए कि मनुष्य में टोटल इंसीजर कितना होता है, पहला मनुष्य में टोटल इंसीजर कितना होता है, केवल इंसीजर के बारे में पूछेगा तो कितना बताओगे, यानी कि 2 है ना बाबू, तुम गिन सकते हो, 2 इधर 2 इधर 4, तो 4 ऊपर हो गया, 2 इधर 2 इधर 4, कितना हो गया 8, यानी कि टोटल इंसीजर कितना बताओगे, 8 बताओगे, 8 ही ना होगा, टोटल इंसीजर कितना होगा, 8 होगा। टोटल आपका ये केनाइन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये टोटल आपका प्रीमोलर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आप लोग देखते हैं कि 3 एक साइड 3 एक साइड 6, यानी कि ये आपका 6 कितना हो गया, आपका ये 12 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो आपसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप वैसे जवाब दो। अगर टोटल पूछेंगे कि टोटल इंसीजर कितना होता है तो 8 बताना, टोटल केनाइन कितना होता है 4 बताना, टोटल प्रीमोलर कितना होता है 8 बताना, टोटल मोलर कितना होता है तो 12 बताना। बात समझ गया। अगर ऐसे केवल पूछेगा कि मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है तो 32 बताना, ठीक है। दांत के प्रकार कितने हो गए, 4, यानी कि हम लोगों का इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, और क्या हो गया, मोलर हो गया। बिल्कुल हम लोगों का माउथ का सैलिवरी ग्लैंड और माउथ का टीथ ये हम लोगों का एकदम कंप्लीट हो चुका है।
आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों का एक कंप्लीट है। लेकिन एक बात और याद रखोगे, विजडम टूथ पूछता है, अकल का दांत पूछता है, बुद्धि वाला दांत पूछता है। तो आप लोग जबड़े के जो पिछला जो हिस्सा जो होता है, आप लोग देखते हैं कि इसमें तीन दांत होता है। कितने दांत होते हैं बाबू? तीन दांत। देखो ना, मैं 3x3 में किया होगा, 3x3 में किया हूं, तो दोनों साइड तो वही ना होगा, दोनों साइड भी वही चीज होगा, यानी कि पीछे से। तो जो सबसे पीछे का जो दांत होता है ना, जबड़े में याद रखना कि जबड़े में जो सबसे पीछे का जो दांत होता है, जो सबसे पीछे का दांत होता है, उस सबसे पीछे का दांत, एक दांत, उस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टूथ बोलते हैं। उसे हम लोग विजडम टूथ कहेंगे, यानी कि उस दांत को हम लोग बुद्धि का दांत कहेंगे, उस दांत को हम लोग अक्ल का दांत कहेंगे। यानी कि बुद्धि का दांत किस में बन रहा है? मोलर वाले एरिया में बन रहा है। मोलर जो दांत जो होते हैं, मोलर की संख्या टोटल जो 12 जो होती है, उस 12 में ये जो दांत, पीछे का जो दांत जो हम लोगों का एक जो दांत होगा, पीछे का जो दांत जो एक दांत जो होगा, इधर में भी जो दांत होगा, उस दांत को हम लोग अकल का दांत बोलते हैं, उस दांत को हम लोग बुद्धि का दांत कहते हैं। ठीक है, हम लोगों का ये बिल्कुल क्लियर हो गया, कंप्लीट हो चुका है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से चर्चा कर लूंगा थोड़ा सा टोंग के बारे में, जीभ के बारे में। जीभ को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा सा जीभ का एक पार्ट्स है जिसमें कि टेस्ट बर्ड के बारे में पूछता है, श्वेत स्वाद ग्रंथियों के बारे में पूछता है कि जीभ के कौन से हिस्से में मतलब कि मीठा का स्वाद होता है, कौन से हिस्से में तीखा का होता है, कौन से में नमकीन का होता है, कहां पर कड़वा का होता है, कहां पर खट्टा का होता है। तो ये जीभ का थोड़ा सा हम लोग पार्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। जीभ के पार्ट्स पढ़ने के बाद में कंप्लीट माउथ का एक हम लोगों का वीडियो बन जाएगा डाइजेशन से संबंधित। फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को लेकर के मैं अपने स्टमक की ओर चलेंगे, हम लोग पेट की ओर चलेंगे, अमाशय की ओर चलेंगे। अब देखेंगे कि माउथ में जब इतना जब भोजन का जब डाइजेशन हुआ, तब पेट में कैसे हो रहा है, पेट में भोजन का पाचन कैसे, पेट से जब निकलता है तो हमारे उसमें लीवर काम करता है, गल ब्लैडर का हमारा काम करता है, बाइल डक्ट से बाइल काम करता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और टोटल हम लोग भाग को देखते हुए हम लोग बिल्कुल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लो, इसमें जो जीभ का जो पार्ट्स है थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं, मान लिया जाए। ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। चलो, एक हमने ये स्ट्रक्चर ही ले लिया, मान के चलो कि जीभ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस जीभ का ये अगर एरिया देख रहे हैं, समझो बाबू तुमसे कोई पूछेगा, एक लाइन में एकदम सही जवाब दे रहा हूं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं तुम लोगों को एक कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं, मैं तुम लोगों के बिल्कुल कंप्लीट में चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसा ही चैप्टर में पढ़ाता हूं, कंप्लीट में पढ़ाता हूं, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, बिल्कुल लाइन से हम लोग काम करते हैं। जीभ का जो अग्रभाग होता है, जीभ का कौन सा भाग? अग्रभाग। जीभ का जो आगे वाला जो भाग जो होता है, इस जीभ के जिसको नोक कहा जाता है, इस एरिया में मीठा का टेस्ट होता है। किसका स्वाद बताओगे? मीठा का। लगभग 10,000 टेस्ट बर्ड होते हैं मनुष्य के जीभ में, अलग अलग टेस्टों का ये कंडीशन बना होता है जीभ में। तो जीभ का जो अग्रभाग जो है, जीभ का जो आगे वाला जो भाग जो है, इस जीभ के आगे वाले भाग में मीठा का स्वाद होता है। जीभ के इस आगे वाले भाग में मीठा का स्वाद होता है। ठीक है, यानी कि स्वीट होता है। बस इस मीठे के साइड में, इस एरिया पे आ जाओ, मीठे के दोनों तरफ से इस साइड में यहां पर आ जाओ। जीभ के आगे वाले नोक को छोड़कर उस जीभ के जस्ट नोक से रिलेटेड थोड़ा सा पीछे चले जाओ, तो बाबू यहां पर सॉल्टी का होता है, मतलब नमकीन एरिया होता है। ये कैसा एरिया होगा? नमकीन एरिया होगा। एक मिनट, ये नमकीन एरिया होता है। ठीक है, हम लोग इसको, ये नमकीन एरिया होता है, ये नमकीन एरिया होता है बस साइड में, जीभ के जस्ट साइड में नमकीन एरिया होता है। हम लोग अब जस्ट थोड़ा सा इसके और जब साइड में हम लोग चलेंगे, हम लोग जब यहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे, तो ये सावर मतलब क्या? खट्टा।
ध्यान दो, ये सावर का अब ये करेगा, यानी कि ये खट्टा का जो स्वाद जो देगा ये सॉल्टी के जस्ट पीछे होता है। सॉल्टी के आगे में क्या होता है? मीठा होता है। मीठा के पीछे में सॉल्टी, सॉल्टी के पीछे में क्या होता है? सावर होता है। और ये जो एरिया जो देखते हो जीभ का बीच में, अब एरिया देखो, बीच में नहीं, पूरे बीच में नहीं, पीछे पश्च भाग में, चलो बताओ, ये पिछला हिस्सा है जीभ का, बिल्कुल बाबू ये पश्च एरिया है, बिल्कुल पीछे वाला एरिया है। तो जीभ का जो पश्च एरिया है, जीभ का जो पीछे का जो भाग जो है, जीभ को पीछे का जो भाग जो होता है, उस एरिया में कड़वाहट का स्वाद होता है। ध्यान में रखोगे, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीभ के कौन से हिस्से में कड़वाहट का स्वाद होता है? तो जीभ के पश्च वाले भाग में होता है। मीठा का स्वाद अग्रभाग में होता है। सॉल्टी का स्वाद मतलब कि उस अग्रभाग के पीछे वाले में होता है। और उसके बाद में ये खट्टा का स्वाद तो सॉल्टी के पीछे में होता है। तो इस तरीके से हम लोग जीभ के भाई बारे में जान गए। तुमसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। जब भी तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये टेस्ट में मीठा का, खट्टा का, नमकीन का, कड़वाहट का, इन्हें सभी चीजों से रिलेटेड हमेशा प्रश्न पूछता है। तो ज्यादा इसमें कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। अब ये जीभ हमारे भोजन को बिल्कुल माउथ में घुमाने में भी काम करता है, जिसमें सलाइवा को मिक्स होने में भी काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कंप्लीट वीडियो बिल्कुल माउथ से स्टार्ट होने वाले डाइजेशन का समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें डाउटफुल नहीं होना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आप लोगों के कंप्लीट मैं कोर्स मैं दे रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं अगले वीडियो में बिल्कुल मैं अब स्टमक की ओर चलूंगा, स्टमक के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।